नमस्कार, मैं डॉक्टर रूपा मंगलानी। हमारा आज का टॉपिक है प्रधानमंत्री की वास्तविक स्थिति। तो हम सभी जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियों और उसके चयन का हमने वर्णन किया। तो आज हम देखेंगे कि भारत के प्रधानमंत्रियों की वास्तविक स्थिति क्या है। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री पद की भूमिका को स्पष्ट करते हुए कहा था कि मैं जानता हूं कि प्रधानमंत्री के क्या कर्तव्य हैं और संविधान के अंतर्गत प्रधानमंत्री उस कील के समान है जो सरकार रूपी चक्र की धुरी पर लगी है और चक्र को गिरने से रोकती है। 1947 के बाद स्वतंत्रता के बाद विभिन्न प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल का विश्लेषण करने पर प्रधानमंत्री की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित तथ्य स्पष्ट होते हैं। तो पहली बात यह है कि भारतीय प्रधानमंत्रियों को प्राप्त संवैधानिक शक्तियों और स्थितियों की दृष्टि से ये स्पष्ट हो जाता है कि वह मात्र समकक्षों में प्रथम नहीं है, वरन कैबिनेट रूपी मेहराब की आधारशिला होने के साथ साथ समस्त संवैधानिक एवं क्रियाशील शक्तियों का प्रतीक बन जाता है। प्रधानमंत्री के रूप में पंडित नेहरू से लेकर वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक के कार्यकाल को अगर हम देखें तो ये स्पष्ट हो जाता है कि प्रधानमंत्री की स्थिति के कुछ निर्धारक तत्व हैं। तो इन निर्धारक तत्वों को देखा जाए तो पहला तत्व है प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व, दूसरा है प्रधानमंत्री की अपनी राजनीतिक दलों में स्थिति, तीसरा है देश की राजनीति में सत्तारूढ़ दल की स्थिति, चौथा है स्पष्ट बहुमत वाली अथवा गठबंधन सरकार, पांचवा है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां। तो विभाजन के पश्चात स्वतंत्र हुए राष्ट्र को सशक्त नेतृत्व और कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता थी। अतः प्रधानमंत्री पद जनता के विश्वास का प्रतीक बना, जिसके नेतृत्व में भारत की जनता जो है संपूर्ण सहयोग देकर विकसित, समृद्ध, लोकतांत्रिक, अखंड भारत के निर्माण की अभिलाषी थी। अतः भारतीय जनमानस के राष्ट्रीय हित में अपनी शक्तिशाली भूमिका का स्वतंत्रता के बाद के दशकों में अपरोक्ष रूप से प्रधानमंत्री के पद को स्वीकार किया गया। दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री पदधारी व्यक्ति का व्यक्तित्व, उसकी विचारधारा, उसकी कार्यशैली, उसकी नेतृत्व क्षमता ने भी प्रधानमंत्री पद की वास्तविक स्थिति को प्रभावित किया है। भारतीय राजनीति में करिश्मा तत्व की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और इसे प्रधानमंत्री पदधारी व्यक्ति की भूमिका में विशेष रूप से देखा जा सकता है। पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के करिश्मावादी व्यक्तित्व ने उन्हें भारत के निर्माता के रूप में स्थापित किया और समय समय पर विविध प्रधानमंत्रियों ने जो है वो अपनी सशक्त भूमिका का निर्वाह किया। हम देख सकते हैं कि श्रीमती इंदिरा गांधी के रूप में प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने जनता से भावात्मक संवाद स्थापित किया। अटल बिहारी वाजपेयी की सौम्यता, विनम्रता और सबको साथ लेकर चलने की शैली जो है वो एक महत्वपूर्ण थी। मनमोहन सिंह की प्रधानमंत्री के रूप में आर्थिक सुधारक की भूमिका, या फिर वर्तमान समय में नरेंद्र मोदी का निर्णयशील नेता का व्यक्तित्व जो है, इन सभी ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व की क्षमता को प्रभावित किया है और उसका एक अपना स्थान बनाया है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रधानमंत्रियों के सशक्त निर्णयों ने विश्व मंच पर भारत को प्रतिष्ठित भूमिका दिलाने में, उसकी क्षमता में भी प्रधानमंत्री की वास्तविक स्थिति को निर्धारित किया है। हम देखते हैं कि 1965 और 1971 के समय भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था और 1999 में कारगिल संघर्ष में और अटल बिहारी वाजपेयी की भूमिका थी प्रभावी, और इसी तरह से भारत को आर्थिक महाशक्ति के रूप में वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करने की जो भूमिका थी वो भी महत्वपूर्ण थी। तो इस प्रकार वर्तमान समय में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से अपनी भूमिका का निर्वाह किया है, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अलग अलग समयों पर जो प्रधानमंत्री की जो विदेश नीति है उसने भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रधानमंत्री पदधारी व्यक्तित्व को और उसकी भूमिका को निर्णायक रूप से प्रभावित किया है। भारतीय प्रधानमंत्री की वास्तविक स्थिति का एक अन्य नियामक तत्व सत्तारूढ़ राजनीतिक दल की संसद में स्थिति है। यदि केंद्र में सत्तारूढ़ दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त होता है तो उसे अपने अस्तित्व के लिए किसी अन्य दल के समर्थन पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, लेकिन अल्पमत सरकारों की स्थिति में प्रधानमंत्री का पद सर्वशक्तिमान नहीं रहा है। जब कभी मिलीजुली सरकारें हुई तो मिलीजुली सरकारों के नेता हम देख सकते हैं मोरारजी देसाई, चरण सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर आदि। तो इन सब के कार्यकाल में प्रधानमंत्री की स्थिति अपेक्षाकृत भिन्न रही। तो गठबंधन सरकारों के दौर में प्रधानमंत्री पद के अशक्त होने की स्थिति भी रही है।
तो इस प्रकार हमने देखा है कि भारतीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री की स्थिति उसके व्यक्तित्व के साथ साथ उसके अपने राजनीतिक दल में जो स्थिति है, देश की राजनीति कैसी है, अंतर्राष्ट्रीय स्थितियां कैसी हैं, अन्य परिस्थितियां कैसी हैं, उस पर निर्भर करती है। स्वयं व्यवहारिक राजनीति में प्राप्त सफलताओं और असफलताओं पर भी निर्भर करती है। तो देश के विविध प्रधानमंत्रियों के व्यक्तित्वों ने अपने अपने कालखंड में अपने अपने कार्यकाल की छाप छोड़ी है। प्रधानमंत्री पद की स्थिति इसके पदधारियों के व्यक्तित्व एवं गुणों के साथ साथ तत्कालीन राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों, दलीय प्रणाली और अन्य नियामक तत्वों से प्रभावित हुई है। पहले प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू का व्यक्तित्व था। राष्ट्रीय आंदोलन में उनका योगदान था, उनकी संघर्ष और भूमिका थी और नए भारत को दिशा देने की जो तत्व थे उनसे प्रभावित थी। इसी तरह से जो है लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री के रूप में उनकी सादगी थी, विषम परिस्थितियों में उनका साहस था। 1965 में उस समय भारत पाक युद्ध हुआ तो लाल बहादुर शास्त्री ने बहुत सशक्तता से हमें नेतृत्व दिया। इसी तरह से श्रीमती गांधी का विश्व मंच पर शक्तिशाली भारत को प्रतिष्ठित करने का प्रयास रहा। डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा वैश्विक मंदी के युग में भारत में किए गए आर्थिक सुधार रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वैश्विक मंच पर सशक्त भारत के निर्माण के लिए जो सुधारवादी कार्य किए गए। तो इस प्रकार से प्रधानमंत्री पद की जो सत्ता है वो अलग अलग कालों में निर्धारित हुई है। तो इसी प्रकार से अगर हम देखें 1977 में जो है मोरारजी देसाई ने जब शपथ ली थी तब मिलीजुली सरकार के समय में प्रधानमंत्री की स्थिति कैसी थी। 1979 में प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह थे। नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्रित्व काल में अर्थव्यवस्था और विदेश नीति में बदलाव करना और आर्थिक सुधारों की शुरुआत हुई, अहम मुद्दे थे। 90 के दशक में गठबंधन सरकार के काल में प्रधानमंत्रियों के रूप में वीपी सिंह, चंद्रशेखर, एचडी देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल आदि थे। उनके कार्यकाल के दौरान भी तालमेल बिठाने का कार्य प्रधानमंत्रियों ने किया। तो गठबंधन सरकार के दौर में किस तरह से उन्होंने काम किया वो भी हमने देखा। तो प्रधानमंत्री के विविध घटक दलों के साथ उन्होंने संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया और बहुत ही चुनौतीपूर्ण भूमिका उस समय उनकी रही थी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में जो है अलग अलग समय में अलग अलग प्रधानमंत्रियों ने जो भूमिका निभाई, जैसे 16वीं और 17वीं लोकसभा के चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में अस्तित्व में आए। उन्होंने विकास के मुद्दे को प्रचारित करके चुनाव प्रचार को राष्ट्रपति चुनाव शैली के अभियानों में बदलकर निर्णायक नेतृत्व देने वाले प्रधानमंत्री के रूप में जनादेश प्राप्त किया। तो इस प्रकार हमने देखा कि प्रधानमंत्री जो हैं वो अगर प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी होते हैं और संवाद के विशिष्ट गुणों से युक्त होते हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उनकी मुख्य भूमिका होती है, तो वो निर्णायक भूमिका निभा करते हैं। तो अगर हम देखें मूल्यांकन के रूप में तो भारत के प्रधानमंत्री की भूमिका के नियामक तत्वों में ने प्रधानमंत्री की वास्तविक स्थिति का जो है उसको प्रभावित किया है। संवैधानिक शक्तियां तो हैं ही, लेकिन वास्तव में वो किस प्रकार से अपनी भूमिका को निष्पादित करते हैं ये इस बात पे निर्भर करता है। तो प्रधानमंत्री पद के दावेदार कौन है और कौन उस महत्वपूर्ण पदों पर आसीन होता है, उसके व्यक्तित्व का करिश्मा कैसा है, अन्य उल्लेखित कारक कैसे हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी भूमिका कैसी है, उसके आधार पर प्रधानमंत्री पद की वास्तविक भूमिका जो है वो निर्धारित होती है। वास्तव में अब भारत में प्रधानमंत्री पद के चुनाव जो हैं वो अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव की तर्ज पर ही लड़े जाते हैं। और इसी तरह से लोकसभा के आम चुनाव प्रधानमंत्री पद के दावेदार कौन से होते हैं उसके अनुसार ही तय होते हैं। तो इस प्रकार प्रधानमंत्री की सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। और भारतीय संविधान में हालांकि उप प्रधानमंत्री पद की कोई व्यवस्था नहीं है, इसके बावजूद भी समय समय पर उप प्रधानमंत्री पद की भी व्यवस्था की जाती रही है। स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर 13वीं लोकसभा तक तो इस पद पर जो है इसका सृजन भी किया गया 7 बार। पहली बार इस पद का सृजन प्रथम लोकसभा के दौरान किया गया जब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे उस समय के पहले उप प्रधानमंत्री थे, उनको घोषित किया गया था और 1947 से 1950 तक वो उस पद पर आसीन रहे। दूसरी बार इस पद का सृजन इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में किया गया जब मोरारजी देसाई को जो है वो उप प्रधानमंत्री बनाया गया था। और फिर जगजीवन राम जी 1979 में उप प्रधानमंत्री बने। उसके बाद चौधरी चरण सिंह बने, उसके बाद वाई चौहान बने, फिर चौधरी देवीलाल उप प्रधानमंत्री 2 कार्यकाल तक रहे, फिर लाल कृष्ण आडवाणी जो है वो प्रधानमंत्री बने।
तो इस प्रकार हम देखते हैं कि उप प्रधानमंत्री की संविधान में तो कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन इसका प्रावधान किया गया है, वास्तव में इसको अस्तित्व में लाया गया है। और व्यवहार में उप प्रधानमंत्री सरकार में प्रधानमंत्री के बाद दूसरे स्थान पर माना जाता है। दरअसल ये पद जो है राजनीतिक और प्रतीकात्मक महत्व का ज़्यादा है। संविधान की दृष्टि से इस पद को, उप प्रधानमंत्री के पद को निर्धारित नहीं किया गया है, ये हमें समझना चाहिए। तो इस प्रकार हमने प्रधानमंत्री की शक्तियां देखा, नियुक्ति देखी, उसकी वास्तविक स्थिति देखी, और उप प्रधानमंत्री क्या होता है, क्या किस तरह से उसका क्या स्थिति है, कौन कौन उप प्रधानमंत्री बने, वो सब हमने देखा। तो आप इस टॉपिक को प्रिपेयर कीजिए, और इसमें से छोटे बड़े सवाल आते हैं, और अपना और अपने परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। हाँ, ये जो महत्वपूर्ण खंड मैं आपको अब करवा रही हूँ, संघीय कार्यपालिका का हमारा टॉपिक अब ख़त्म होता है। संघीय कार्यपालिका में हमने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, ये सारे पदधारी व्यक्तियों के जो है उनकी नियुक्ति, उनकी शक्तियाँ, उनकी वास्तविक स्थिति, इस सब को देखा है। और इसके साथ ही ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। और आप जो है इसके नोट्स बनाते रहिए। और अब जो हम दो बहुत अहम टॉपिक संसद और संघीय कार्यपालिका कर चुके हैं, और अब हम सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनरावलोकन अगला टॉपिक शुरू करेंगे। और आप तब तक जो है इसको पढ़िए, और जब हम मिलेंगे तो उस पर हम विस्तार से भी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।